हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी और इस लेक्चर में हम मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये जो लेक्चर है हम क्लास 9th के लेवल के और क्लास 10th के लेवल या फिर किसी भी लेवल के हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम बेसिक मैथ को सीखेंगे। मैथ की शुरुआत जो होती है वो नंबर से होती है, तो हम इस लेक्चर की शुरुआत नंबर से ही करेंगे। हम देखेंगे कि नंबर क्या है, कैसे है और उसको हम किस प्रकार से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नंबर की या संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति में जो अगर हम शुरुआती अक्षर देखते हैं वो संख्या से होती है। तो संख्या क्या होती है? संख्या जो हमारे आसपास की जो कैलकुलेशन है या जो हमारे आसपास के हमारे जीवन में जो घटित घटनाएं होती हैं उनको हम संख्याओं के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला को हम कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा होती है हमारी काल्पनिक संख्या। इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? काल्पनिक संख्याओं कल्पनाओं पे आधारित होती है और वास्तविक संख्याएं जो डेली हम अपने जीवन में जिनका यूज करते हैं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक बार काल्पनिक संख्याओं को समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए, काल्पनिक संख्या एक बहुत विशेष प्रकार की संख्या होती है जिनका अध्ययन हम 11th या मैट्रिक लेवल पे करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे करते हैं। मैट्रिक लेवल पे हम नहीं करते इनका अध्ययन। तो हम इसका अध्ययन हम क्लास 11th में 11th वाले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उनमें इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें काल्पनिक संख्याओं को बेसिकली हम एक विशेष चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं जिनको हम आयोटा कहते हैं। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा आई के जैसा बना हुआ, ये बेसिकली एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है जिसे हम आयोटा के नाम से जानते हैं। और इसका कुछ मान होता है और इसका मान होता है अंडर रूट माइनस का 1। अंडर रूट के बारे में अब अच्छे से परिचित होंगे आपके। तो अंडर रूट क्या होता है बेसिकली हम आगे, अगर नहीं है तो आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। अंडर रूट जो होता है ना, अगर -1 कोई संख्या है जो कि एक इमेजिनरी संख्या है, वास्तव में अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होता। अगर हो गया तो वो एक इमेजिनरी संख्या है जिसको हम विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम आयोटा कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एक आयोटा है और आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर का मतलब ये हो गया माइनस का अंडर रूट 1 का स्क्वायर। तो जब भी हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट इस स्क्वायर करने से हट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का 1। तो यहाँ से एक वैल्यू याद रखिएगा कि आयोटा का मान होता है अंडर रूट माइनस का 1 और जब इसका स्क्वायर हम कर देते हैं तो उसका मान हो जाता है माइनस का 1। तो ये काल्पनिक संख्या के बारे में इतना आपको ध्यान रखना होता है। अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है, हमारा पूरा मैथ जो है शुरू से लेके अंत तक जिस पे डिफाइन होगा, जिस पे निर्भर होगा, वो ये संख्याएं होती है जिनको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, इसके बहुत सारे भाग हो सकते हैं, लेकिन हम मेजर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम परिमेय संख्या कहेंगे और दूसरे को हम अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आपने धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुना होगा कि वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तव में इसकी परिभाषा ये भी होती है कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। अभी हम जब विस्तार से परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे से सीखेंगे कि परिमेय संख्या वास्तव में है क्या। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए कि वास्तविक संख्या दो प्रकार में है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को भी हम आगे सीखेंगे। पहले हम संख्याओं का डिवीजन देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या डिवीजन होता है, फिर हम धीरे धीरे करके एक एक संख्याओं को उठाएंगे और उस पर अच्छे से विस्तार करेंगे और उस पर जो एग्जाम्पल होगा उसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला हमारा परिमेय संख्या और दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या को बांटना चाहें तो परिमेय संख्या बेसिकली जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। आपने सुना होगा एक प्रकार की संख्या होती है, जैसे कि अगर हम ये आपने सबने सुना होगा कि ये जो होती है एक संख्या रेखा होती है जिनमें 0 स्टार्ट होता है और 0 के इस साइड जो संख्या होती है बेसिकली वो निगेटिव तक होती है और निगेटिव से जाते हुए इन्फिनिटी, माइनस निगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है। और इसमें क्या होती है, प्लस से स्टार्ट होकर के ये प्लस का इन्फिनिटी तक जाती है। तो इन संख्याओं को बारे में आपने सुना होगा, इसको हम संख्या रेखा को कहते हैं। और संख्या रेखा पे जो संख्याएं होती है ना उनको हम इंटीजर कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक।
पूर्णांक, इंटीजर। अब देखिए इंटीजर है क्या, पूर्णांक है क्या? पूर्णांक अपने आप को ही डिफाइन करता है पूर्णांक, यानी जो बटे के रूप में नहीं है उनको हम पूर्णांक बोल सकते हैं, यानी जो दशमलव में नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, दशमलव में नहीं है, उनको हम परिमेय इंटीजर बोल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जो संख्याएं लिखी होंगी, ये कहीं फ्रैक्शन के रूप में या डेसिमल के रूप में नहीं है, बेसिकली अपने आप को पूर्ण करती हैं। एक अपने आप में पूर्ण है, जो दो अपने आप में पूर्ण है, जीरो भी अपने आप में पूर्ण है। इसलिए ये जो संख्याएं हैं, जैसे प्लस से लेकर के इन्फिनिटी प्लस तक, माइनस से लेकर इन्फिनिटी माइनस तक, या जीरो, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जिनको हम इंटीजर कहते हैं। तो यानी जो भी संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है उनको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। और जो संख्या रेखा पे होती है ना, वो 3 प्रकार की संख्या होती है। जैसे यहाँ से लेकर के हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये संख्याओं में प्रत्येक संख्या से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसमें माइनस लिखा है। तो माइनस लिखने के कारण ये इन्फिनिटी तो है, ये इंटीजर तो है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का इंटीजर है, जिसके कारण इसको हम अलग श्रेणी में रख सकते हैं, जिनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या, जिसको हम निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम नंबर में अलग पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो इसको मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव संख्या, इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। और आपको दिख रहा होगा जैसे ये ऋणात्मक था, इस वाले संख्या के सामने प्रत्येक संख्या के साथ क्या लगा? प्लस का चिन्ह लगा, तो ये ऋणात्मक है, तो बेसिकली ये धनात्मक हो जाएंगे, इनको हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक है, बचा है हमारा ये जीरो। जीरो ध्यान रखिएगा, जीरो ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। क्यों? क्योंकि इस पे ना प्लस का चिन्ह होता है, ना माइनस का चिन्ह होता है, ये दोनों के बीच का चिन्ह होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, या इनको हम बेसिकली ऐसा जैसे फिजिक्स में होता है, जिसपे ना प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का चार्ज होता है, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, जो उदासीन के रूप में आ जाता है। तो बेसिकली मैथ में भी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ना प्लस ना होता है ना माइनस होता है, तो हम जीरो को एक उदासीन संख्या के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जो इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है। तो जीरो को हम एक अलग संख्या के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम नाम देना चाहें तो जीरो वाली नंबर बोल सकते हैं, या जीरो बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं जीरो। तो जो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एक ध्यान से बात सुनिएगा कि जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब आएंगी परिमेय संख्या के अंतर्गत। क्यों आएंगी? इसको हम आगे से जब परिमेय संख्या की परिभाषा और उसके एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि माइनस की भी पूरी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, प्लस की भी पूरी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जीरो तक भी हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। एक कंडीशन आता है जिसमें अगर जीरो लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, पर कब होता है इसको हम परिमेय संख्या के क्लास में या उसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम संख्याओं का विभाजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक ये चीज अच्छे से समझिए। फिर हम जैसे कि हम ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो संख्या में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम और संख्याओं से भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन धनात्मक संख्या की बात करें, तो धनात्मक संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, धनात्मक संख्या होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो एक इसका अलग नाम से हम देख सकते हैं कि धनात्मक संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करना चाहें तो हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं कि ये जितने भी इंटीजर होती हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, जितनी धनात्मक संख्याएं वो परिमेय संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्याएं, या इस प्रकार की जितनी भी संख्या है वो परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए अभी तक तो हमने संख्याओं का विभाजन अच्छे से देख लिया, संख्याओं का विभाजन कैसे करते हैं। अब इन विभाजन को एक बार और समरी कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला हमारा परिमेय संख्या और दूसरा हमारा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आपको ये पता होगा कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या है, उसके लिए एक कंडीशन होती है, बेसिकली दो कंडीशन होती है। नीचे वाला जो लिखा होता है यानी Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो ये P और Q है वो दोनों इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में अभी भी हमने सीखा है कि पूर्णांक होता क्या है, यानी P और Q ये दोनों पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं हो सकते, और Q हमेशा
क्या होगा, जीरो के अलावा कुछ होगा, यानी क्यू हमेशा जीरो नहीं हो सकता, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब आगे समझते हैं कि हमने परिमेय संख्या को जैसे देखा था, इंटीजर नंबर में हमने जब उसको डिफाइन किया था तो हमने एक जीरो वाली श्रेणी रखी थी, एक धनात्मक श्रेणी रखी थी और एक ऋणात्मक श्रेणी रखी थी। तो परिमेय संख्याओं को इन 3 भागों में हमने बांट के देखा था। अगर हम बात कर ले ये जो धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, उनको हम रखेंगे प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में, नेचुरल श्रेणी में। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या शॉर्ट में लिखता हूं, प्लस का ये जीरो वाली संख्या या शून्य संख्या, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या और जीरो संख्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 ऐसे लेकर के इंफिनिटी तक, और इससे पहले हमने लगा दिया शून्य संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में हमने शून्य संख्या जोड़ दिया, तो यह एक विशेष प्रकार की संख्या बन जाती है जिसको हम लोग होल नंबर या इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या इसको हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ देते हैं, शून्य संख्या, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में बात कर ले तो वो 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। वही संख्या 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, ये अनंत का चिन्ह होता है। अनंत का मतलब क्या होता है कि अगर हम संख्या का काउंटिंग करें तो हम गिनते गिनते बहुत दूर तक जाएंगे, काउंटिंग हमारी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अनंत एक ऐसा बिंदु होता है जो माना जाता है कि ये खत्म ना होने की स्थिति को दिखाता है। इसलिए जब हम संख्या को ना खत्म कर सकते हैं, यानी गिनती करते जाए नई संख्या आती जाएगी, तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर के आते जाए उसको हम प्राकृतिक संख्या, और 0 से स्टार्ट होकर के आते जाए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको पूर्ण संख्या। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है संख्या ये सब प्लस में होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होती है, इसीलिए हम धनात्मक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और धनात्मक संख्याओं में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये बात भी आप क्लियर रखिएगा। और आगे हम धीरे धीरे इस पे चर्चा करें तो हम इसको और क्या समझ सकते हैं। देखिए अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इन प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे कि इंटीजर की संख्या हमने देखा था, इंटीजर की संख्या क्या होती है, ये 0 स्टार्ट होती है, ये 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4। देखिए संख्याओं के विभाजन के क्रम में हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें छोटे छोटे और प्रकार के भी संख्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या को हमने परिमेय संख्या और अन्य छोटे छोटे खंडों के द्वारा विभाजित किया, तो उसी तरह जब हम पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में हमने देखा कि 3 प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या। उसी तरह हम इसको और भी अगर छोटे भागों में बांटना चाहें तो 2 प्रकार की और संख्या यहाँ से निकल सकती हैं। पहला होता है हमारा सम संख्या जिसको हम इवन नंबर, और दूसरा होता है हमारा ऑड नंबर या विषम संख्या। तो देखिए आपने सुना होगा कि बेसिकली सम संख्या क्या होते हैं, कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उनको सम संख्या कहते हैं, जैसे कि हमारा 2 4 6 8। ठीक है, तो ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये बेसिकली विषम संख्याएं हो सकती हैं। तो इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। बेसिकली हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि इनका प्रयोग क्या है। देखिए अगर हम सम संख्या की बात कर लें तो सम संख्या पे अगर आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं सम संख्या की। सम संख्या की प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सम में अगर हम सम को प्लस करें, ध्यान से देखिए, सम में हम सम को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या सम है 2 और उसमें हम अलग सम संख्या 4, इसको प्लस कर रहे हैं तो 4 और 2 6, यानी जब भी हम सम में सम को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम। ये प्रॉपर्टी अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अगर हम इसका ले लें, सम में क्या प्लस करें, विषम को। सम में हम किसको प्लस कर रहे हैं, विषम को। सम का मतलब है हमारा 2, विषम का मतलब है हमारा 1, तो मिलेगा क्या हमें 3। यानी जब भी हम सम में विषम को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
विषम मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। आगे भी प्रॉपर्टी है। अब हम माइनस के कंडीशन में देख लेते हैं। सम में हम सम को माइनस कर देते हैं, यहीं पे माइनस कर रहे हैं, यानी हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं। तो ये तो पता है ना कि हम बड़े संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम -2 की बात कर लें, ठीक है, और हम +2 की बात कर लें, तो इन दोनों में सम संख्या कौन होगा? दोनों होगा। ये निर्भर नहीं करता कि किसके सामने माइनस रखा है, किसके सामने प्लस रखा है। निर्भर क्या करता है कि 2 से विभाजित है कि नहीं। अगर 2 से कटा तो वो सम है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक है। 2 से नहीं कटा तो वो विषम है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात कर ले, अगर हम सम में से सम को घटा दें, यानी 4 में से 2 घटाएं, तो हमें 2 मिलेगा, यानी हमें तभी भी क्या मिलेगा? सम मिलेगा। विषम में से हम सम घटाएं, तो विषम में से सम घटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा विषम संख्या -3 ले लेते हैं, उसमें से 2 घटाते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो सम में से हम विषम घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखिएगा। ये है जोड़ और घटाने के संदर्भ में। एक बार दोनों सम विषम लिया, एक बार विषम सम लिया। अब यहीं पे हम विषम की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। विषम में हम अगर विषम को जोड़ देते हैं, विषम में हम किसको जोड़ देते हैं? विषम में, यानी 3 में हम जोड़ देते हैं 5, तो हमें मिल रहा है 8। यानी विषम में हम विषम को जोड़ेंगे तो हमें सम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सम में सम जोड़ा सम, विषम में विषम जोड़ा सम। घटाने की बात कर ले तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2, तब भी हमें क्या मिलेगा? सम। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आप प्लस के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। सम में सम जोड़ा सम, सम में विषम जोड़ा विषम, विषम में सम जोड़ा तब भी विषम, और घटाया तब भी विषम, विषम में विषम जोड़ा सम, विषम में विषम घटाया तो सम। ये प्रॉपर्टी सम और विषम के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अभी गुणा की भी प्रॉपर्टी होते हैं, उसको आगे समझते हैं कि गुणा की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। जैसे हमने घटाना और जोड़ की प्रॉपर्टी सम और विषम के संदर्भ में देख लिया, वैसे हम गुणा की भी प्रॉपर्टी होती है। गुणा की प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। देखिए, अगर हम विषम को विषम के साथ गुणा कर ले, जैसे कि हमने 3 को कर लिया 5 के साथ गुणा, तो हमें मिल रहा है 8। ठीक है, कोई और संख्या 1 को हम 3 के साथ गुणा कर रहे हैं तो मिल रहा है 3। ठीक है, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, 3 को हम क्या कर लेते हैं, 5 को हम गुणा कर लेते हैं 7 के साथ, तो मिल रहा है हमें 35। ये सॉरी, इसको हम 5 गुणे 3 15। तो तीनों कंडीशन में देखिएगा 15, 3 और 35, ये तीनों किस प्रकार की संख्या है? ये तीनों है अपनी विषम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम विषम को विषम के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? विषम। अब बात कर लेते हैं सम को सम के साथ गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 4 8, 4 गुणे 6 24। 4 भी सम है, 8 भी सम है, 24 भी सम है। ये तीनों प्रकार की सम है, तो इनका गुणा क्या होता है? हमें सम मिलता है। अब एक बार सम उठाते हैं और एक बार विषम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा लिया हमने 2, वहां से उठा लिया 3, ये हो गया हमारा 6। यहाँ से उठा लिया 5, यहाँ से उठा लिया 4, ये हो गया हमारा 20। यहाँ से उठा लिया 4, यहाँ से उठा लिया 7, यहाँ हो गया 28। तो यहाँ पे देखिए तीनों संख्या किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या है। तो 6, 20, 28 सम है, तो हम बोल सकते हैं इनकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी? सम। ध्यान से देखिए एक बार और, विषम गुणे विषम विषम, सम गुणे सम सम, और विषम गुणे सम क्या होगा? सम। तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ऐसे गुणे की प्रॉपर्टी है, ऐसे भाग की भी प्रॉपर्टी होते हैं। भाग की प्रॉपर्टी को भी हम समझ लेते हैं यहीं पे। देखिए, हम भाग की प्रॉपर्टी को कैसे समझ सकते हैं। भाग की प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोई विषम संख्या है और विषम संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं विषम से। तो कई बार ऐसी संख्याएं होती है विषम विषम से डिवाइड कई बार होती है, कई बार नहीं होती। तो कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों विषम है और विषम से डिवाइड हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम एक 15 ले रहे हैं, उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों संख्याएं आपस में डिवाइड हो सकती हैं। तो 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 3। कोई और संख्या ले लेते हैं, 21 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमें मिलेगा 7। यानी विषम को विषम से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है? विषम मिल रहा है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम सम को क्या करते हैं,
सम के साथ डिवाइड करते हैं। कोई भी एक संख्या सम ले लीजिए जैसे कि 4 और दूसरी सम संख्या जैसे कि 2, डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 2। कोई और सम संख्या लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 8 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, या 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है सम। तो ये प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा कि विषम को डिवाइड किया विषम से हमें विषम मिलेगा, और सम को डिवाइड किया हमें सम से तो हमें सम मिलेगा। तो यहाँ तक सम विषम और संख्याओं का विभाजन हमने देख लिया। और भी छोटे छोटे विभाजन संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।